जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे और इसमें जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर है वो वृत्त चैप्टर से है, यानी चैप्टर नंबर 10 है। उसमें हम आज एक्सरसाइज 10.2 को देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, 1 मिनट। हम्म सबसे पहला जो क्वेश्चन है साथियों, क्या कह रहा है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। यानी वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है बताने के लिए। तो चलिए समझते हैं, इनको समझते हुए बनाएंगे इस क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं ना, एक वृत्त बनाते हैं, क्योंकि वृत्त की बातें हो रही हैं तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मैंने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र मैंने O लिया। अब क्या कह रहा है कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। आप सोचिए कि कोई बिंदु Q है, वहां से हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो सोचने वाली बात है कि जो वो बिंदु होगा, अगर उससे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कहीं नहीं तो कहीं वृत्त से बाहर ही होगा। तो चलिए हम वृत्त से बाहर एक बिंदु ले लेते हैं, उसका नाम हम क्या दे देंगे, Q दे देंगे। और यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया। ओके, और उसकी लंबाई जो बोल रहा है वो कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। राइट। अब इस पॉइंट का भी हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम हम पी क्यू दे देते हैं। पी और क्यू ये क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या आगे क्या कह रहा है कि क्यू की केंद्र से दूरी, यानी इस क्यू बिंदु जो है उसके केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। चलिए बहुत बढ़िया, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है केंद्र तक का, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। तो हमको त्रिज्या बोल रहा है निकालने को, तो त्रिज्या ये भी हो सकता है, त्रिज्या और भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब त्रिज्या ये भी हो सकता है। लेकिन हम अदर नहीं लेंगे, हम यही ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको एक रिलेशन दिख रहा है, इसलिए हम ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे और हम डायरेक्ट पी से ओ को मिला देंगे। ये भी हमारा त्रिज्या का काम करेगा, तो इस त्रिज्या को निकाल के दिखा देंगे। साथियों, हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम वृत्त का इंट्रोडक्शन लेक्चर ले रहे थे, और इंट्रोडक्शन में आप सब लोग भी अगर आप क्लास लिए होंगे तो आपको पता होगा कि कोई अगर वृत्त है, समझेंगे अच्छे से, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हम्म, कि कोई वृत्त है और वृत्त पर अगर मान लीजिए कि कोई स्पर्श रेखा जा रही है। 1 मिनट। ये हमारे पास एक वृत्त है, इससे अगर हम एक स्पर्श रेखा लेके जाएंगे, तो हम सबको पता है कि अगर केंद्र से केंद्र से जो यानी केंद्र हमारे पास O है केंद्र, और ये जो त्रिज्याएं जो होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर इस चैप्टर को आप पढ़े होंगे तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो मेरा पी क्यू रेखा, पी क्यू जो है मेरा स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा जो होता है, और ये हमारा क्या करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है साथियों, लंब होता है। तो ये चीज हम पहले जान चुके हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और हमारे पास पी क्यू ओ, यानी कि ओ पी क्यू बोल दीजिए या पी क्यू ओ बोलिए, जो बोलना है आप जिस तरह से अगर इस ट्रेंगल का नाम देना चाहेंगे आप दे सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे पी क्यू ओ में बात करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है साथियों वो कर्ण होता है। ओके, अब हम यहाँ पे एक पाइथागोरस लगाएंगे और यहाँ से हम ओपी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए हम लगाते हैं और निकालते हैं क्या आता है। चलिए, यानी हम बात करेंगे ट्रेंगल, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ट्रेंगल पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस पर में से लिख देंगे, प्रॉपर लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे। ओ क्यू का स्क्वायर, अब हमको चाहिए क्या, ओ पी चाहिए, तो हम इसको ओ पी को एक साइड कर लेते हैं। तो ओ पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी क्यू का, पी क्यू का स्क्वायर, 1 मिनट ऐसे नहीं, ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ओके,
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, OP निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कर लीजिए, OQ जो आपको दे रखा है कितना दिया है 25 का स्क्वायर, माइनस ये PQ वो आपको दे रखा है 24 का स्क्वायर, यहाँ कर देंगे। और यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, 25 का जो स्क्वायर होता है साथियों वो 625 होता है, माइनस 24 का जो स्क्वायर होगा वो 576 होगा। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। ओके, बिल्कुल 49 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OP अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो OP का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। आप बोले ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, यानी OP हमारे पास निकल के आ गया। OP क्या है, त्रिज्या, और यही चीज़ हमको बोल रहा था कि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होगी, तो कितना हो जाएगा साथियों, 7 सेंटीमीटर। और हमारे पास ऑप्शन में दिया भी है, एक ऑप्शन A है जिसमें 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर और देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि यदि एंगल क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया है, चलिए बुक से देख लेते हैं। हम्म, ये एंगल नहीं दिया, सॉरी। क्वेश्चन कह रहा है यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री है, डिग्री 110 डिग्री हो तो कोण PTQ किसके बराबर होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सही था। हम्म तो सबसे पहले हमको ये क्या करा है, TP और TQ क्या है, केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए इस प्रकार है कि एंगल आपको POQ दे दिया है कितना डिग्री, 110 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक केंद्र O वाला क्या बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। बहुत बढ़िया, हमने केंद्र O वाला एक वृत्त बनाया। अब आगे क्या कह रहा है सवाल में कि TP और TQ दो स्पर्श रेखा है। सिंपल सी बात है, कहीं नहीं तो कहीं अगर दो स्पर्श रेखा एक वृत्त पर होती है तो कहीं नहीं तो कहीं वो क्या होगा, वृत्त से बाहर वो स्पर्श बिंदु होगा, वो यानी कि वो बिंदु होगा जहां से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा ये खींच दिया और एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दिया। अब ये स्पर्श रेखा T की बात कर रहे हैं। हाँ, स्पर्श रेखा T दिया जिसमें एक TP यानी यहाँ पे एक रेखा स्पर्श रेखा TP है और एक दूसरा क्या है, TQ है। बहुत बढ़िया, मैंने ऐसा कर दिया। आगे कह रहा है कि इस प्रकार है कि कोणा POQ 110 डिग्री, यानी ये एंगल की बात हो रही है साथियों। ये कितना दिया है, 110 डिग्री दिया है, यानी 110 डिग्री दिया हुआ है। तो कोणा PTQ किसके बराबर है, PTQ, यानी ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ तक आपको डायग्राम समझ में आया होगा। वैसे आपके बुक में डायग्राम दिया था, मैं डायग्राम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि जब आप एग्जाम में देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको डायग्राम नहीं दिया जाएगा। तो डायग्राम बनाना आपको पहले से आना चाहिए। वो कैसे आएगा, जब हम आपको सिखाएंगे। ओके, इसलिए आपको डायग्राम भी सीखते चलना है कि कैसे डायग्राम को बनाया जाता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को देखते हैं। प्रॉपर जो सोल्यूशन होना चाहिए उसको हम लिखेंगे। तो क्या कह रहा है हमको, यहाँ पे हमको ये PTQ का हमको निकालना है, यानी एंगल PTQ हमको निकालना है कितना होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, अभी अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन को में भी आप देखे हैं कि OP क्या है ना, कि जो हमारे पास TP जो स्पर्श रेखाएं हैं और PO क्या है मेरे भाई, ये मेरा त्रिज्या है। ओके, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ये बात हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीका से। ठीक है, यहाँ पे अगर हम OQ की बात करेंगे, OPU हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी और यहाँ पे जो PQ है ये स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी 110 डिग्री दिया हुआ है। अब ये कोण, अब एक चीज यहाँ पे आप देखने की बात प्रयास करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे तो PTQO ये यहाँ पे चार एंगल बन रहा है और हम सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीका से कि चार एंगल कहीं नहीं तो कहीं चतुर्भुज में बनता है। ओके, तो कहीं नहीं तो कहीं यहाँ हमारे पास चतुर्भुज बन रहा है। तो हम बात करेंगे PTQO, चतुर्भुज PTQO में। चतुर्भुज है तो सिंपल सी बात है, लिख सकते हैं चतुर्भुज PTQO में क्या दिख रहा है आपको, ये सब एंगल को लिख दीजिए। क्या क्या एंगल है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। TPO यानी हम लिखेंगे एंगल TPO
टी पी ओ, चलिए ये एंगल होगा। अब इस एंगल को लेंगे तो पी ओ क्यू प्लस का एंगल पी ओ क्यू प्लस ये एंगल को लेंगे तो ओ क्यू टी, ओ क्यू टी लिख सकते हैं एंगल ओ क्यू टी प्लस ये एंगल को लिखेंगे तो क्यू टी पी एंगल क्यू, या इसको आप इसमें दिया है पी टी क्यू तो ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा पी टी क्यू, पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा साथियों 360 डिग्री होगा, यानी कि 360 डिग्री। क्यों ऐसा होगा तो इसका कारण आप लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोण का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो जो जिसका जिसका वैल्यू दिया है आप उसको उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टी पी ओ देख लीजिए, टी पी ओ ये आपको कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री दिया है, बहुत बढ़िया। अब पी ओ क्यू, पी ओ क्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है 110 डिग्री प्लस ओ क्यू टी ये भी आपको 90 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ पे दिया है एंगल पी टी क्यू, ये आपको ये यही आपको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अननोन है ये हमारे पास। अब ये जब दोनों ये सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और 90 को ऐड करेंगे तो 180, और 180 में अगर हम 110 को ऐड करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा साथियों 290 हो जाएगा। ओके, प्लस कोना पी टी क्यू हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ से हम पी टी क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे तो 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। ओके, और यहाँ से हमारे पास कितना निकल जाएगा 70 डिग्री निकल जाएगा, यानी कि पी पी टी क्यू का जो वैल्यू होगा वो कितना डिग्री होगा वो 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री ही होगा ना। हाँ, 10 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा और 60, तो कहने 60 इधर और 10 इधर 70। ओके, बहुत बढ़िया। यानी कहने का मतलब जो हमको ये एंगल चाहिए वो कितना डिग्री निकल के आएगा साथियों 70 डिग्री। अब देखिए एक चीज वैसे भी आप समझ सकते हैं 70 डिग्री होगा या कितना डिग्री, तो आप देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 और 90 180, और 180 में अगर जैसे ही आप 110 को जोड़िएगा तो कहीं नहीं तो कहीं कितना 290 होगा। 290 में कितना हम जोड़ेंगे 290 में हम कितना जोड़ेंगे तो हमारे पास 360 डिग्री होगा। तो देख लीजिए अगर 290 में अगर हम 70 को जोड़ देंगे तो हमारा 360 डिग्री आ जाएगा, इससे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पे 70 डिग्री होगा। ओके, तो आई होप आपको ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु P से कोई बिंदु P है से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, ध्यान देंगे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोना POA बराबर है, यानी कि कोना POA का मान बोल रहा है निकलिए किसके बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से ही 80% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बाकी ये चैप्टर बहुत ही आसान है अगर आपको इसमें डायग्राम अच्छे से बनाने आ गया, यानी इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो देख लेते फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि एक बिंदु P से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, यानी कोई एक केंद्र ओ केंद्र वाला क्या है मेरे पास एक वृत्त है, केंद्र ओ वाला एक क्या है मेरे भाई एक वृत्त है, जिसमें एक बिंदु P से कोई बिंदु P है, बाह्य बिंदु होगा P, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा बाह्य बिंदु से खींचा जा सकता है। और स्पर्श रेखा में तो ऑलरेडी एक क्या होता है अगर बात करेंगे तो आप इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे कि बात करें, देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है, अगर हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श बिंदु तो यहाँ ही हो जाएगा। तो वृत्त पर बात करें तो हम वृत्त के किसी पॉइंट पर हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो किसी कहीं नहीं तो कहीं कोई बाह्य बिंदु होगा, तभी से जाकर हम क्या कर सकते हैं दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक यानी दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ओके, ये बात को आपको समझना होगा। चलिए, तो कहीं ने ये हमारे पास क्या दिया है पी ए, यानी कि कोई एक स्पर्श रेखा क्या है पी ए है, दूसरा स्पर्श रेखा क्या है पी बी है। चलिए हमने बना दिया, इसका नाम हमने ए दे दिया, और इस स्पर्श बिंदु का यानी कि पी बी एक स्पर्श रेखा और पी ए स्पर्श रेखा है। बहुत बढ़िया, जो कितने डिग्री पे कितने एंगल पे झुकी हुई है 80 डिग्री के एंगल पे। तो चलिए ये 80 डिग्री के एंगल पे झुकी, यानी कि यही एंगल दिया हुआ है, क्योंकि इतना एंगल पे झुकी हुई है तो ये कहीं नहीं तो कहीं यही एंगल होगा। अब आगे कह रहा है कि पी ओ ए वेरी गुड, पी ओ ए यानी ये एंगल की बात हो रही है, यानी ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना होगा। देखते हैं, इसको समझेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लगा के सीखेंगे बट अच्छे से सीखेंगे।
यानी ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चंस में कुछ है नहीं अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए तो देखिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं ना कि अगर हम यहाँ पे एक थोड़ा सा हम आपको कुछ चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है, ओके। अब समझिएगा यहाँ पे कि हमने क्या किया, एक बाह्य बिंदु लिया और वहां से हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींच दिया। इसका नाम हम दे देते पी, चलो इसका नाम हम ए दे देते हैं, ओके। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम हम स्पर्श रेखा है तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी दे सकते, बी मैंने नाम दिया। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्याएं हो जाएंगी, है ना। तो ये इस त्रिज्या का नाम, यहाँ पे तो केंद्र ओ है, ये भी क्या हो जाएगा साथियों, ये त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, आप समझिएगा, आप एक बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे और ये कहीं नहीं तो कहीं हमारा 10.2 का क्या है, 10.2 आप देखे होंगे कि प्रमेय 10.2 हम बता रहे हैं। आप पढ़े होंगे कि प्रमेय 10.2 जिसमें क्या होता है ना कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो लंबाई में समान होती है। ये उसका क्या है, 10.2 हमारा प्रमेय है, ओके। तो उसी चीज को प्रूव करने के वक्त मैंने एक चीज बताया था, या आप पढ़े भी होंगे कि हम क्या करते हैं, पी से ओ के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक रचना ले लेते हैं। अब जैसे हम इस रचना को लेते हैं तो हाथों हाथ चलिए हम इसमें प्रमेय भी समझा देते हैं, बाकी हमको कॉन्सेप्ट समझाना था ताकि आपको यहाँ पे ये चीजें समझ में आएगा। वैसे नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे, अगर हम ट्रेंगल एपीओ में बात करेंगे, ट्रेंगल एपीओ, वो ट्रेंगल पीबीओ में हम बात करते हैं, ए पी ओ लिए तो पीबीओ ले लेते हैं, ठीक है, पी बी ओ। ये दोनों ट्रेंगल में अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये दोनों ट्रेंगल हमारा सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम है, तो देखिए अब देखिए कि एपी, ये जो रेखा हो जाएगा, ये रेखा आपस में क्या हो जाएगा, कैसे समान होता है वो मैं आपको, ये चीज हम जानते हैं कि दोनों आपस में क्या होगा, समान होगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा दोनों ट्रायंगल के अंदर। और ये क्या हो जाएगा ना, इस ट्रायंगल का एपीओ का क्या हो जाएगा, ये साइड, और पीबीओ का ये साइड, ये दोनों बराबर हो जाएगा। किस लिए बराबर होगा, तो ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। यानी हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि एपी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा समान होती है, ओके। इसलिए हम यहाँ पे इस चीज को दिखा दिए। दूसरा क्या है कि ओपी बराबर ओपी, क्योंकि जब हम इस ट्रायंगल को बनाते हैं तो भी हमारे पास ओपी आता है, और जब हम इस ट्रायंगल को बनाते हैं तो भी हमारे पास ओपी आता है। इसलिए ओपी ओपी उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा, ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एओ और ओबी में, एओ बराबर ओबी हो जाएगा। सर कैसे, तो त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, लिख सकते हैं कि त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, बराबर होती है। अब देखिए जैसे हमने तीनों भुजा, ये हमारे, ये भी हमारा एस है, ये भी एस है और ये भी एस है। तो हम एक रूल पढ़े होंगे क्लास 9th में, आप पढ़े होंगे सर्वांगसम के बारे में। अगर किसी भी त्रिभुज के, अगर तीनों भुजा आपस में, अगर दो त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होती है तो वहां पे हम एस 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 क्राइटेरिया से हम क्या दिखा सकते हैं कि दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांगसम होगा, यानी कंग्रुएंट होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रेंगल एपीओ कंग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज पीबीओ हो जाएगा, ओके। अब हम ये चीज जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यानी कि जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि अगर जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, राइट। तो यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए पी के बराबर होगा। 1 मिनट, यानी समझेंगे यहाँ पे ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ओके। ये एंगल जो होगा ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल जो होगा ये इस एंगल के बराबर होगा। वैसे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल बना दें, जो ट्रायंगल है हमारे पास, एक का नाम हम दे देते हैं ए पी ओ, दूसरा का नाम हम देंगे पी ओ बी। यहाँ पे तो दिख रहा है ये ओ के बराबर होगा, पी के बराबर होगा और ए बी के बराबर होगा, ओके। ये चीज हम जानते हैं कि क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा। तो ये चीज हम जानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ए पी ओ की बात करेंगे, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा,
ये बीपीओ के बराबर हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये पूरा एंगल हमारे पास अगर 80 डिग्री दिया है, यानी कि 80 डिग्री यानी 80 डिग्री दिया है, तो इसका मतलब ये दोनों ये जो है मेरे पास ये क्या करेगा, आधा आधा एंगल में, यानी कि हाफ हाफ एंगल, यानी दोनों एंगल बराबर है तो यानी क्या करेगा, दोनों आपस में बराबर भागों में बढ़ जाएगा। 40 डिग्री ये होगा और 40 डिग्री ये होगा। ओके, क्योंकि ये ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो कहीं ना कहीं पूरा एंगल अगर 80 डिग्री है तो हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री होगा। हम यही कॉन्सेप्ट को बताने के लिए यहाँ तक हम इस चीज़ को कंप्लीट किए हैं। तो चलिए हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं। इस चीज़ से हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। अगर ये एंगल 80 डिग्री दिया है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो 40 डिग्री होगा। यानी अब हम इसको मिटाएंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए पी ओ आराम से लिख सकते हैं। एंगल, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। एंगल ए पी ओ, ए पी ओ की बात कर रहे हैं, कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री। अब हम इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पे भी आप इसको मतलब ऐसे रहने दीजिए इसको। हम कारण क्या दिखाएंगे, ए पी ओ, ए पी ओ ट्रेंगल, ए पी ओ सर्वांगसम ट्रेंगल बी पी ओ, बी पी ओ। इसलिए यानी दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे तो इससे क्या हो जाएगा, संगत कोण बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये जो होगा, यानी एंगल की बात करेंगे, ए पी एंगल पी ए ओ, पी ए ओ ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों भाई, तो त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पे लंब होती है। क्या लिखेंगे, त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पे, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ओके, अब देखिए, अब ये एंगल हमको चाहिए, ये एंगल पूछा जा रहा है, तो अब ये एंगल यानी ए ओ पी क्या बोल रहा है, पी ओ ए, चलो कोई नहीं, पी ओ ए ये हमसे पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंगल बन रहा है, पी ए पी ओ हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेंगल ए पी ओ में, ए पी ओ में आप क्या जानते हैं कि जो इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का जो योग होता है दोस्तों वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्व टू 180 डिग्री। कारण आप लोग लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, ए पी ओ। ओके, पी ए ओ, ओके, ओ पी ओ ए, पी ए ओ ठीक है ना, हाँ पी ओ ए। ओके, बहुत अच्छा। आगे देखें यहाँ पे ए पी ओ ये कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है, प्लस ये कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है, ये कितना दिया है, पी ओ ए ये चीज़ हमको चाहिए ही, इज इक्व टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, यानी एंगल पी ओ ए इज इक्व टू 180 डिग्री इज इक्व टू कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे तो पी ओ ए कितना हो जाएगा साथियों, वो आपका 50 डिग्री हो जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा, पी ओ ए का वैल्यू हो जाएगा, यानी डिग्री निकल के आ जाएगा। और हमारे पास ऑप्शन ए दिया है जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है साथियों, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। समझने का प्रयास करेंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस नॉर्मल क्वेश्चंस है। पहले हम देख लेते, फिर से एक बार पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, चलो सबसे पहले हम तो एक वृत्त बना लेते हैं, जो जो बोला जा रहा है वो सब कर देंगे, ठीक है। किसी व्यास के सिरों पर, व्यास बना लेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि व्यास जो व्यास क्या होता है,
तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास कहलाता है। यानी वैसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होते हुए जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो उसको हम जीवा कहते हैं। यानी ये हमारा जीवा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसका नाम भी हम कुछ दे देते हैं, ए और बी, इस जीवा का नाम हम दे देते हैं, यानी कि व्यास का नाम दे देते हैं। अब ए बी जो व्यास है, यानी जो व्यास है उसका जो सिरा हो जाएगा, सिरा मतलब दोनों का अंत बिंदु, सिरा मतलब दोनों का अंत बिंदु। बहुत बढ़िया। के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसके इसके सिरों पर करेंगे क्या, हम एक दो स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों पे। एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा और ये एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा। ओके, स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, दिखने में भी लग रहा है कि समांतर है, और इस चीज को हमको प्रूव करना है। तो देखेंगे कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। ये हमारे पास क्या स्पर्श रेखा है भाई, ये दोनों स्पर्श रेखा, इसका भी कुछ ना कुछ तो नाम देना होगा। चलिए हम इसका नाम सही रहेगा, प्रचलित नाम पी क्यू, इसका नाम हम दे देते हैं आर और एस। और हम समझने का प्रयास करेंगे, यानी आपको दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है। और जब भी कभी साथियों सिद्ध करने वाला सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको उसको प्रॉपर, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखना होगा, तभी जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर आपके कटेंगे। तो आप पूरे चीज़ों का ध्यान रखेंगे और फिर जाकर चीज़ों को सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, जो जो दिया है उसको लिखिए। सिद्ध करने वाला सवाल में जो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त है, जिसका व्यास ए बी है और पी क्यू और आर एस दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, दिया है, जो मैंने जो जो दिया था वो आपको लिख देना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। जो जो दिया था हमको पता है, एक ओ केंद्र वाला वृत्त दिया है, ओके, ए बी उसका व्यास है, बहुत बढ़िया, पी क्यू और आर एस दो स्पर्श रेखाएं हैं, जो दिया तो मैंने उसको मेंशन किया। अब सिद्ध करना है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू जो होगा वो समांतर होगा किसके, आर एस के। यही चीज बोला जा रहा है, सिंपल सी बात है भाई, खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, तो यही चीज आपको प्रूव करना है। लिख सकते हैं कि खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ये प्रूव करना है। तो इस चीज को आप मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं सिद्ध में। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन तो नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम, अगर आपको रचना करना होगा तो इसके बाद आप उसका रचना करेंगे, बट जब आपको रचना करने की जरूरत होगा तब, अगर रचना किए बगैर अगर आपका सोल्यूशन हो रहा है, आंसर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, बिना रचना किए हुई उसका सोल्यूशन करेंगे, राइट। तो चलिए हम इसका बिना सोल्यूशन, इसका जो होगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सिद्ध में चलेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिद्ध लिख सकते हैं, प्रमाण लिख सकते हैं, उपपत्ति बोला जाता है तो वो आप उपपत्ति भी लिख सकते हैं। तो आपके योर चॉइस भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, अगर हम बात करें भाई मेरे पी ए ओ, या इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये एंगल आप सब लोग को पता होगा, अब इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। आप इससे पहले 3-4 क्वेश्चंस में भी इस चीज को समझते आ रहे हैं कि त्रिज्या, हमको दिख रहा है कि ए ओ यहाँ पे त्रिज्या का काम कर रहा है, और पी क्यू जो है साथियों वो मेरा स्पर्श रेखा है। और हम लोग पढ़ते आ चुके हैं, अब इसमें अगर बात करा जाए बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि त्रिज्याएं हमेशा स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ओके। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक उसी प्रकार आर एस भी हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये जो त्रिज्याएं हैं वो भी यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, हाँ बिल्कुल बनाएगी। तो यानी कहने का मतलब त्रिज्याएं हमेशा स्पर्श रेखा पे लंब होती है, हम सब लोग जानते हैं। तो इन चीज़ों का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे हम ये चीज़ को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरा मोटिव क्या है कि किसी तरह से ये पी क्यू और आर एस मेरा समांतर रेखाएं आ जाए। अब हम लोग क्या जानते हैं कि दो रेखाएं जब समांतर होती है
तो उसमें हम एक तिर्यक रेखा लेते हैं, तो वहां पे क्या दिखाते हैं कि ये एंगल, अगर मान लीजिए कि दो रेखाएं समांतर हो, अगर उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही हो, तो वहां पे एकांतर कोण बराबर होता है, जिसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। उसके बाद इसका जो होता है सम्मुख कोण भी बराबर होता है। उसका बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हम ज्यादा डीप में जाने का प्रयास नहीं करेंगे। जो हम जिस जिस चीज से हमको काम होगा उसको हम लेंगे। तो हम क्या जानते हैं कि अगर कोई दो रेखाएं समांतर होती है, तो उसमें तिर्यक रेखा अगर कोई काटती है तो उसका एकांतर कोण हो, या दोनों तरफ के एक ही तरफ के कोण हो, उसका उसका जो योग होता है 180 डिग्री होता है। एकांतर कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा उल्टा बोलेंगे कि अगर किसी कहीं पे अगर ऐसा एंगल बन रहा है कि उसका एकांतर कोण बराबर हो, तो हम वहां से क्या कर सकते हैं उसका उल्टा, कि जब एकांतर कोण बराबर होती है जब एकांतर कोण बराबर होता है तो कहीं नहीं तो कहीं वो दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। ओके, ये चीज आपको समझना होगा। तो यहाँ पे हमको वही कॉन्सेप्ट लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो चीज हमको यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल पी ए ओ या पी ए बी भी आप बोल सकते हैं, राइट। तो हमको बस पी ए ओ में चलना है, तो लिखेंगे एंगल पी ए ओ इज इक्व टू 90 डिग्री। आपको ये एंगल में बात कर रहे हैं, हम एस बी ओ में बात कर रहे हैं। एंगल एस पी ओ इज इक्व टू 90 डिग्री। कारण आप लिख सकते हैं, त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पे लंब होती है। बहुत अच्छा। अब हम क्या देखते हैं, ये दोनों को हम आराम से बराबर भी कर सकते हैं। कैसे? एकांतर कोण होने की वजह से। ये 90 डिग्री है तो उस हिसाब से भी आप दोनों, अगर 90 डिग्री है तो उसे भी आप बराबर कर सकते हैं। तो एंगल पी ए ओ इज इक्व टू क्या हो जाएगा, एंगल एस बी ओ। आप यहाँ पे एकांतर कोण दिखा सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए एकांतर कोण। एकांतर कोण। अब जब हम क्या देख रहे हैं कि एकांतर कोण यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर ये समांतर रेखा है, हम वैसे भी दिख रहा है कि ये एक तरह से तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। अब तिर्यक रेखा में ये इसका एकांतर हो जाएगा। जब एकांतर कोण बराबर हो तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, एकांतर कोण, इसीलिए क्या हो जाएगा, कहीं नहीं तो कहीं जब एकांतर कोण बराबर होती है तो इसके लिए इससे क्या सिद्ध होता है कि जो जिस रेखा पे एकांतर कोण बन रहा है वो रेखा आपस में समांतर होगी। तो यहाँ पे क्या, इसीलिए क्या लिखेंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। और ये चीज हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हिंदी में लिखते होंगे तो लिख दीजिए इति सिद्धम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। हाँ, बस यही क्वेश्चन तो था। चलिए, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एक मिनट बुक देख ले कौन सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 ही था। 5 क्वेश्चन नंबर सिद्ध कीजिए कि वो क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 छूट गया। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे 5 आगे आएगा तो। एक बिंदु ए से, ओके, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो छोटे वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन हमको रॉन्ग लग रहा है, रुकिए हम थोड़ा सा हेल्प लेते हैं इसका। वन मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 ही लेंगे। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हो गया होगा मिसप्रिंट।
लिखने में, टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस लिख लेते हैं अच्छे से, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चंस को लिख ले पहले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींच- खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए, सॉरी फॉर दैट मेरे भाइयों, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैंने इसको मिटा करके फिर से लिखने का प्रयास किया। चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। हाँ, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए हमारे पास क्या है, एक वृत्त बोल रहा है। चलिए एक वृत्त ले लिए, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, अब कहीं ना कहीं ये क्या होगा, स्पर्श रेखा है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। ये केंद्र ओ है, ओके। पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिंपल सी बात है, वो केंद्र से ही होकर जाएगा, क्योंकि त्रिज्याएं हम देखिए, इस तरह से थोड़ा सा हमको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है। हम पढ़े क्या है कि त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पे लंब होती है, राइट। ये चीज हम पढ़े हुए हैं, और ये चीज हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है थोड़ा सा घुमा के, कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श रेखा पर यहीं से होगा। भाई स्पर्श रेखा हमारे पास ये है, ये हमारे पास स्पर्श रेखा है। अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि खींचा गया लंब तो खींचा जाएगा, स्पर्श बिंदु से ही खींचा जाएगा, तो वृत्त के केंद्र पर वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ये चीज हम सब लोग पता है। इसी को उल्टा हम कैसे बोल सकते हैं कि त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पे लंब होती है, क्योंकि त्रिज्या जो होती है साथियों, वो हमेशा केंद्र से होकर ही जाती है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम इस बिंदु को पी दे देते हैं, इसका नाम कुछ दे देते हैं ए बी। हम इसका नाम ए और बी डाल देते हैं, राइट। अब देखिए ये चीज हमको प्रूव करना है, तो देखिए यहाँ पे ये चीज तो ऑलरेडी दिया ही है, और इसको हमको प्रूव क्या करें, तो फिर भी इसको देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये चीज हमको सिद्ध करने के लिए बोला, तो देखिए प्रोसेस चलेगा, जो आपको दिया हुआ ये चीज आपको लिखना होगा। दिया है, क्या दिया है, केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, और ए बी स्पर्श रेखा है, तथा पी पी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। जो हमको दिया है बस वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। बहुत अच्छा। अब देखिए समझने हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बहुत अच्छा। क्या सिद्ध करना है कि ओपी जो लंब होगा वो ए बी पे होगा। ये बोल रहा है ना, खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाएगा, यानी स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब लिख देते हैं,
साफ साफ लिख स्पष्ट कर ही देते हैं। स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। ओके, अब देखिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, थोड़ा सा हम सब लोग एक टॉपिक पर होंगे रियल नंबर में कि ऐसे आप पढ़े होंगे कि √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो हम लोग क्या जानते थे कि सच में √3 एक अपरमेय संख्या है, बट हम करते क्या थे कि उसको दिखाने के लिए हम क्या कर वहाँ पे हम उसको परमेय संख्या मान के चलते थे, और एक समय जो हम मानते थे वही हमारा मान्यता क्या होता था, गलत हो जाता था। और वहाँ पे हम दिखाते थे कि जो हमने माना था वो हमारी मान्यता गलत है, अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। ऐसे करके हम लिख के दिखाते थे, लिख के दिखाते थे। सेम कंडीशन यहाँ पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जो रेखाएं जाएगी वो हमेशा स्पर्श बिंदु पे जो लंब होती है, वृत्त के स्पर्श बिंदु पे जो लंब होगा वो हमेशा केंद्र से होकर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो लंब होता है वो कहीं नहीं तो कहीं त्रिज्या का काम करता है। अल्टीमेटली हम ये चीज को पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कुछ उसी तरह से यूज करेंगे कि हम ऐसा मान के चलेंगे कि बिंदु P, यानी कि ऐसे लिखेंगे कि स्पर्श बिंदु P से यहाँ पे क्या है, स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब यहाँ केंद्र O से ना जाके, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, केंद्र O से ना जाके बिंदु Q से गुजरती है, राइट। और हमको पता है कि ये जब ऐसा होगा बिंदु Q, समझना अच्छे से इस चीज को, यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं उसको आप समझिएगा। हम यहाँ पे इस चीज को मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पे हमको क्या पता है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब कहाँ से गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा, राइट। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि स्पर्श बिंदु P से जो खींचा गया जो लंब है वो O केंद्र से ना गुजर के कहाँ से गुजरता है, बिंदु Q से गुजरता है। ऐसा हम मान के चलेंगे, और जब ऐसा मान के चलेंगे तो क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी जो रेखा होती है वो सॉरी ऐसे हम मान के चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ से गुजरेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनना क्या चाहिए, 90 डिग्री का कोण, क्योंकि स्पर्श रेखा पे त्रिज्याएं जो होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, राइट। तो यहाँ पे 90 डिग्री का। अब बताओ कि ये बिंदु भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और ये बिंदु बात करें OP का, वो भी इस ए बी जो स्पर्श रेखा उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आप सोच के देखिए कि दो अलग अलग डिस्टेंस सेम एंगल बना सकता है, ऐसा संभव नहीं है। ये कहने का मतलब QPB की बात करें तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और OPB ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ऐसा संभव नहीं है। और इस बात को हम लास्ट में क्या कर देंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है, और इसे सिद्ध होता है कि जो स्पर्श बिंदु P से जाने वाली लंब हमेशा केंद्र से होकर ही गुजरेगी। इस बात को आपको लिख देना होगा, बाकी आपका फाइनली क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप आपको इस तरह से इस क्वेश्चंस को बनाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजेंगे, तो मैं उसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, पूरे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। ये तो आपको मिट ही जाएगा। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे, और ये भी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बुक ले लेके देख लेते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 1 मिनट, यहाँ पे मिस हुआ है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। उतना एक्सपर्ट तो है नहीं भाई। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये कुछ नहीं है, इसको सेट करना होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब समझते हैं क्वेश्चन को, अब सही हो गया।
होता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, अभी शुरुआत है। और शुरुआत में धीरे धीरे चीज़ें सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी क्लास नहीं लेने का कारण यही था, बीच में मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा था, क्लास नहीं इसलिए ले रहा बीच में बंद कर दे, क्योंकि कोई भी क्लास लेने से पहले होता क्या है ना कि अच्छे से उसका कंटेंट रेडी होना चाहिए, काफ़ी अच्छे से टाइपिंग होना चाहिए। वो सब चीज़ें मेरे पास था नहीं, तो मुझे लगा कि क्लास में आके कुछ पढ़ा देना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन में होता क्या है कि हमको कोई टॉपिक पढ़ाना होता है, बहुत अच्छे से आते हैं, बोर्ड पे बता के चले जाते हैं, बहुत अच्छे से बच्चे नोट भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे अगर हम ऑनलाइन में रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इस बातों को मैंने ध्यान में रख के मैंने कोशिश किया कि चलो भाई पहले हम अपने कंटेंट के ऊपर काम कर लेते हैं, उसको अच्छे से ओके कर लेते हैं, बना लेते हैं, फिर आगे क्लास लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर पर है। चलिए एक वृत्त हम बना लेते हैं। बहुत बढ़िया। केंद्र ओ वाले हम, चलो इसको हम, ये हमारा केंद्र है ओ, के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बहुत बढ़िया। यानी केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है ए। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर दिया है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र ओ एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की, वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होगा उसकी जो लंबाई दी है वो 4 सेंटीमीटर दिया है। यानी कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से होगा। ओके। यानी इसका नाम जो ये जो दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर दिया है। चलो इसका भी नाम हम कुछ दे देते हैं, पी दे देते हैं। ये कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए आसान क्वेश्चन है, इसको हम ज़्यादा हम आपको बताने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आपको पता हो गया है कि एपी क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, और त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। और यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा तो ये पाइथागोरस यहाँ पे लगाएंगे और इससे हमको ओपी का डिस्टेंस निकल जाएगा। ओके। सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना। तो यहाँ से आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस वृत्त के त्रिज्या बता देंगे, है ना। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। डायग्राम मैंने आपको बता दिया, इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की त्रिज्या, जो छोटे वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की को स्पर्श करती है। जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलिए समझते हैं क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त है। हम सब लोग जानते हैं कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। संकेंद्रीय एक से अधिक वृत्त होता है जिसका केंद्र समान होता है ना, उसी को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। दो या दो से अधिक वृत्त को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं जिसका केंद्र क्या होता है, समान होता है। यानी सबका केंद्र समान होगा लेकिन एक से अधिक वृत्त होगा तो उसको हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे दो संकेंद्रीय वृत्त की बात हो रही है तो हम चलिए दो संकेंद्रीय वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे एक संकेंद्रीय वृत्त ये हो गया और दूसरा ये हो गया, जिसका केंद्र क्या होगा, समान होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। वृत्त की त्रिज्याएं, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। बना लेते हैं इसका। बढ़िया। छोटा वाला त्रिज्या कहीं ना कहीं बड़ा वाला वृत्त के लिए केंद्र समान है, तो भाई ये हो जाएगा इसका कितना, 5 सेंटीमीटर। केंद्र ओ है भाई। ठीक है। इसका जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया है। बहुत बढ़िया। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। ठीक है। आगे क्या कर रहा है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है।
जीवा की लंबाई ज्ञात कर, ठीक है, स्पर्श करती है वृत्त की, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त की, जो छोटी वृत्त स्पर्श करती है। एक मिनट, डायग्राम थोड़ा सा रॉन्ग बन गया है। ये जीवा होगा, ओके, क्योंकि क्या कर रहा है कि बड़े वृत्त की, सॉरी, डायग्राम गलत बनेगा, आंसर नहीं आएगा। तो पहले देख लेते, बड़े वृत्त कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बिल्कुल बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या है ना कि छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, चलिए बढ़िया देख लेते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या हमको कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया है, बहुत बढ़िया। और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कहीं नहीं तो कहीं ये हो जाएगा। ओके, ये कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बहुत अच्छा। अब देखिए ये ऐसा दिया हुआ है तो हम आगे चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसको हम ओ मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या था, ए बी जीवा दिया हुआ है। ए बी जीवा का नाम हमने ए बी रख दिया, और यहाँ पे बात करते हैं, इसका नाम हम पी रख देते हैं, ठीक है, इसका नाम हमने पी रख दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब हमारा डायग्राम बिल्कुल सही बन चुका है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, नहीं तो फिर मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये जो अभी डायग्राम बनाए थे इससे चीज़ें उतना स्पष्ट नहीं पता चल रहा था, और इससे हम आंसर तक भी नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे कह रहा है क्या कि ऐसी जीवा होना चाहिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। मैंने बिल्कुल बना दिया, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो मैंने ऐसा लिया, ऐसा नहीं लेते तो फिर काम चलने वाला नहीं है। ये आप जब एक बार बना लेंगे, दूसरे बार एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, एंड जब आप उसको प्रैक्टिस के बाद दोबारा बनाने का प्रयास करेंगे तो आपसे बनेगा भी। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको क्या करना है ना, ये चीज़ हमको दिख रहा है, ये त्रिज्या का काम करेगा, ये हमारा बड़े वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ से हम क्या दिख सकते हैं कि ये जो हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ हम पाइथागोरस लगा के हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। और जैसे ही ये डिस्टेंस निकालेंगे, कुछ भी ये डिस्टेंस आएगा, क्या आएगा बस अभी देख लेते हैं। और जब ये डिस्टेंस निकल जाएगा तो हम क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े हैं कि जीवा पे हम क्या पढ़े हैं कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, राइट। यानी कि जीवा को दो बराबर भाग में बांटती है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि जीवाएं पे डाला यानी कि वृत्त की त्रिज्या जीवा पे क्या, जीवा को क्या करती, दो बराबर भाग में विभाजित करती है। तो वहां पे हम ये कॉन्सेप्ट लगा के जब ये निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो है ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम ये जीवा की बात करेंगे, ए बी जीवा है ओपी, और हम क्या जानते हैं कि त्रिज्या किसी भी वृत्त में जो त्रिज्याएं होती है वो जीवा पे लंब भी होती है और उसको दो बराबर में विभाजित भी करती है। वो कॉन्सेप्ट लगा के हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो चलिए हम सोल्व करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। तो हमको सबसे पहला क्या चाहिए, हम ट्रायंगल ओपीबी में बात करेंगे। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमको सिद्ध करने की जरूरत है नहीं, इसलिए हम हल पे चलेंगे। ट्रायंगल ओ पी बी में, चलिए ओपीबी में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपीबी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस यहाँ पे कर्ण का काम करेगा, तो ओ बी स्क्वायर ओपी स्क्वायर प्लस का पीवी स्क्वायर। ओके, अब देख लीजिए हमको पीवी चाहिए, तो चलो हम पहले ही इसको कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पीवी का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ओबी का स्क्वायर माइनस का ओपी का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, पीवी का स्क्वायर आ जाएगा। पीवी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओबी का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ओबी कितना दिया हुआ है, ओबी यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 25 माइनस 9, यहाँ पे आ जाएगा 16, जो निकल के आएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। क्या निकल के आएगा, 4 सेंटीमीटर, जो किसका डिस्टेंस हो गया, पीवी का डिस्टेंस हो गया। ओके, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया साथियों, 4 सेंटीमीटर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। आगे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यहाँ से आगे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए हम क्या कह सकते हैं कि जो जीवाएं होती, वृत्त की जीवाएं
जो उस पे जो लंब होता है उस यानी ऐसे कह सकते हैं कि त्रिज्याएं जीवा को समद्विभाजित करती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो त्रिज्याएं जो होती है जीवाओं को समद्विभाजित करती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो समद्विभाजित करेगी यानी दो बराबर भाग में बांटेगी, तो यहाँ पे हम एपी बराबर क्या बोल सकते हैं, पीबी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम इस बात को लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि त्रिज्याएं यानी कि जो जीवा पे लंब होती है यानी कि लंब का काम करेगा। ऐसे लिखेंगे कि जीवा पे डाला गया लंब, लिखेंगे जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित। हम जानते हैं कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। और समद्विभाजित का मतलब कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना। समद्विभाजित यानी दो बराबर भाग में बांटना। इसीलिए क्या हो जाएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। और एपी का डिस्टेंस आपको कितना, यानी एपी बराबर एपी यानी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पीबी दिया हुआ है। तो एपी बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या निकल गया, पीबी है इसके बराबर, तो एपी भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपी भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आया होगा। और हमको पूछ क्या रहा है कि बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा, लिखेंगे एपी प्लस का पीवी 4 + 4 यानी कहने का मतलब 8 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत मतलब होता है चारों ओर, बाहरी, बाहर हम बोल सकते हैं, एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। जैसे कि आकृति मैंने नहीं लिया, पहले बोल दिया है क्योंकि आकृति आपको एग्जाम में देने वाला नहीं, तो आकृति आपको बनाने आना चाहिए। ओके, एक वृत्त के परिगत मतलब होता है चारों ओर, राइट, यानी कि बाहर, आप ऐसे कह सकते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। चलिए बहुत बढ़िया, हम खींच लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक वृत्त दिया हुआ है, इसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। तो चतुर्भुज हम बना लेते हैं। चतुर्भुज कैसे बनेगा मेरे भाई, ऐसे बनाना होगा क्योंकि वृत्त के परिगत कह रहा है, तो कहीं नहीं तो कहीं इस बात को आपको समझना होगा कि वृत्त पे स्पर्श भी करना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे कि परिगत मतलब चारों ओर। तो देखिए यहाँ पे हम स्पर्श करवा, यहाँ पे स्पर्श हो रहा है, यहाँ पे भी स्पर्श हो रहा है, यहाँ पे स्पर्श हो रहा है, यहाँ पे भी स्पर्श हो रहा है। ओके, अब इसका नाम हम दे देते हैं। देखिए ये थोड़ा सा अब बड़ा हो गया, हम मिटा नहीं सकते, मिटाएंगे तो पूरा मिट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको मिटाएंगे नहीं। देखिए मिट जाएगा ना पूरा, इसलिए हम ज़्यादा मिटाएंगे नहीं इसको। तो चलिए लिख देते हैं ABCD। आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा। अब ये स्पर्श बिंदु का काम, ये जो बिंदु, इस बिंदु का भी नाम हम कुछ दे देते हैं, PQRS। अगर आपकी इच्छाएं है कि कुछ और नाम दे तो आप उसको और भी नाम दे सकते हैं। ओके, इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हमको क्या करना है, ये चीज हमको वृत्त ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध क्या करना है देख लेते हैं, कोई नहीं। क्या सिद्ध करना है, AB प्लस CD इज इक्व टू AD प्लस PC। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करने की जरूरत है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए सिंपल सी बातें हैं भाई। अब यहाँ पे हमको AB प्लस CD यानी कहने का मतलब ये प्रूफ करना है, AB प्लस CD
सी डी, देख लीजिए सामने वाली चतुर्भुज के सामने वाली भुजा भी तो वैसे बराबर होती है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। वही चीज हमको प्रूव करना है। प्लस ए डी, ए डी प्लस क्या होगा सी डी, यही चीज हमको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे सिंपल सी बातें हैं भाई, यहाँ पे अगर आप इस चीजों को गौर से देखेंगे, चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये स्पर्श बिंदु है, ये भी स्पर्श बिंदु है, और ये क्या कर रहा है, ये ए एस को देखिए और ए पी को देखिए, ये कहीं नहीं तो कहीं ये स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। ए एस और ए पी को आप गौर से देखेंगे, ये स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। तो हम क्या जानते हैं ना कि ये ए पी और ये जो ए एस होगा, समझिएगा, ए पी और ए एस क्या होगा, आपस में बराबर होगा। हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ए पी बराबर क्या कर सकते हैं, ए एस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि अगर आप देखने का प्रयास करेंगे, मेरे पास क्या है, केंद्र है। अब आप ये समझते हैं कि स्पर्श रेखा जो बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त में, ये जो हमारा है 10.2 जो है ना प्रमेय है, वो है, यानी कि बाह्य बिंदु से, आप ये पढ़े हैं ना भाई साहब, ये है क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, पढ़े हैं ना। अगर इसका नाम हम P दे देते हैं, इसका नाम A और B दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये केंद्र से भाई आप जानते हैं कि क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है, वो लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, कुछ है नहीं यहाँ पे, कुछ थोड़े ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लग रहा है, बस नॉर्मल है भाई, आपको समझने की जरूरत है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एपी इज इक्व टू, एपी इज इक्व टू, सोल्यूशन देख रहे हैं, एपी इज इक्व टू क्या लिख सकते हैं, ए एस लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे भाई, तो लिख देंगे कि क्या होती है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई, आराम से, स्पर्श रेखा की लंबाई, लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ओके, अब आगे देखिए, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। सेम काम हम क्या करेंगे, पीपी को किसके बराबर दिखा देंगे, पीबी को हम किसके बराबर दिखाएंगे, पीबी को हम बीक्यू के बराबर दिखा देंगे। पीपी को, पीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीक्यू हो जाएगा, राइट। पी पीबी लिख दीजिए, रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बीपी लिखिए या पीबी लिखिए, बाकी आगे हम आपको समझाएंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम पीबी लिखेंगे, पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीक्यू हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे भी होगा, देख लीजिए, ये स्पर्श रेखा हो गया भाई, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है, ये भी आपका स्पर्श बिंदु, ये दोनों भी ये लंबाई में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सी आर। अब सी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी क्यू। ओके, सेम होगा कंडीशन, सेम लिखेंगे, इसको भी सेम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास आर, ये भी क्या है ना, ये आपका बाह्य बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है, लंबाई में क्या होगी, बराबर होगी। आर डी, आर डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एस, डी एस, सेम कंडीशन होगा, सेम होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन सेकेंड माने, इसको इक्वेशन थर्ड माने, इसको इक्वेशन फोर्थ माने, तो अब हम क्या करेंगे ना, देखिए सिंपल सी बात है भाई, ए पी पी वी, अगर आप देखिएगा ना यहाँ पे ए पी और पी वी मिलके आपको क्या दे देगा, ए बी दे देगा। अब देखिए सी आर और डी आर मिलके, आर डी मिलके क्या दे देगा आपको, सी डी देने वाला है, बिल्कुल सी डी देने वाला है, हाँ बिल्कुल सी डी दे देगा। सेम काम यहाँ पे भी होगा, ए एस और बी क्यू, ए एस बी क्यू, सॉरी, चलो ये भी है, ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए हम समीकरण को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1+2+3+4, तो जोड़ दीजिए, एल एच एस के साथ जुटेगा, तो ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस आर डी इज इक्व टू क्या लिखेंगे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, डी एस। अब देखिए यहाँ पे ए पी और पी बी, ए पी और पी बी क्या दे देगा आपको, पूरा दे देगा ए बी, वेरी गुड, ए बी दे देगा, प्लस सी आर और आर डी, सी आर और आर डी क्या दे देगा आपको, डी सी दे देगा, यानी कि सी डी दे देगा, राइट, बहुत बढ़िया। अब देखिए ए एस और डी एस कहाँ है भाई, ये है डी एस, ये और ये मिलकर क्या दे देगा आपको, ए डी दे देगा। ओके, प्लस ये दोनों मिलकर क्या दे देगा,
भाई बी क्यू और क्यू सी क्यू ये आपको मिलके क्या दे देगा, बी सी दे देगा। ओके, और यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब देखिए एक चीज को समझना है यहाँ पे कि हमने ऐसा क्यों किया, AP बराबर AS, क्योंकि हम यहाँ पे हमको पता है कि एक वृत्त है और ये स्पर्श रेखा का काम कर रही है। स्पर्श रेखाएं हमेशा लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ये रूल लगा दिया AP PB के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम चीज हमको यहाँ पे भी दिख रहा है, अरे कहाँ चला गया, सेम चीज हमको यहाँ पे भी दिख रहा है, सेम चीज हमको यहाँ पे भी दिख रहा है, सेम चीज यहाँ पे भी दिख रहा है, इसलिए हम क्या कर दिए, यहाँ पे बराबर कर दिए। और जब ऐसा किए तो फिर सबको जोड़ दिए तो हमको क्या दिख रहा है, ये सिर्फ सामने आ गया। यही चीज हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही चीज हमको निकालना था, ये चीज प्रूव करना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे क्योंकि टाइम भी ज़्यादा 1 घंटा 5 मिनट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डायरेक्ट हम डायग्राम बना लेते हैं, बढ़िया रहेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम्म, चलिए समझने का प्रयास करते, ज़्यादा नहीं तो फिर इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए टाइम भी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हम डायग्राम लिख लिए। अब हमको देखना है क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, आइए समझते हैं। अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे तो हम उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी समझते हैं क्या कर रहा है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। भाई बिल्कुल सही दिख भी रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये क्या है, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। और स्पर्श बिंदु सी, बहुत अच्छा, पर एक पर स्पर्श रेखा ए बी, ठीक है, ए बी दिख रहा है, ये स्पर्श रेखा बिंदु सी पे ए बी एक्स वाई को ए बिंदु पे, ठीक है ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है ए पे, तथा एक्स वाई को एक्स डैश वाई डैश को बी पे, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे बी पे, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी कहाँ है भाई, ए ओ बी, ये एंगल जो है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। चलिए बढ़िया, हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि सिंपल सी बात है कि यहाँ से हम क्या करेंगे ना, एक रचना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रचना कर लेंगे। अब क्यों करेंगे वो अभी पता चल जाएगा। अब देखिए जैसे हम इस पे रचना करेंगे, अब हम यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये, आप समझना अच्छे से कि एक ट्रायंगल हमारे पास क्या दिख रहा है, ओ क्यू बी दिख रहा है, ओके, ओ क्यू बी, और यहाँ पे क्या लग रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री बन रहा है। और एक बात कर रहे हैं, एक हम बात करेंगे ओ सी बी में यहाँ पे भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा ना कि ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा, क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, यानी इसको हम अगर एंगल नाम 1 दे और इसको नाम एंगल 2 दे तो ये 1 एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, राइट। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, ये एंगल देख लीजिए, इस ट्रायंगल को ओ सी ए की बात कर रहे हैं, ये ए सी ओ की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी हमको क्या दिख रहा है, ये राइट एंगल दिख रहा है, और ये इसका बात कर रहे हैं, ए पी ओ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में अगर आप इसको क्या करेंगे, आराम से इसको आप सर्वांगसम दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, तो ये रेखा बराबर, क्यों भाई, तो स्पर्श, ये क्या है ना कि स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर, ये क्या हो जाएगा, इसका उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। और ये देखिए ये त्रिज्या आपस में बराबर होगी, जिसकी वजह से ये दोनों, यानी कि इसका नाम हम दे देते हैं थर्ड ट्रायंगल, इसका नाम फोर्थ दे देंगे। तो ये थर्ड और फोर्थ किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल थर्ड किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, मेरा दूसरा इक्वेशन बनेगा।
ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या जानते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये चीजें आपको खुद से करना है, बहुत आसान है। मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिया और उम्मीद भी करेंगे कि ये क्वेश्चन आप बनाएंगे और बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में यस सर हमसे बन गया। ओके, तो चलिए समझते हैं। अब हम क्या करेंगे साथियों, देखेंगे आप यहाँ पे। अब ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन का काम कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में बना सभी एंगल का जो सम होता है मेरे भाई वो होता है 180 डिग्री, राइट। तो चलिए इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि एक एक सीधी रेखा है भाई। लिखेंगे सरल रेखा पे, यहाँ पे लिख देंगे कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ओके, तो ऐसा होगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको क्या लिखेंगे? ये एंगल ये एंगल ये एंगल, यानी कि क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 180 डिग्री लिखेंगे आराम से, क्योंकि चारों एंगल के बराबर है। अब एक चीज को समझने की प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको कौन सा एंगल चाहिए मेरे भाई? ए ओ बी चाहिए, यानी ये एंगल चाहिए। रुकिए हम कलर चेंज करके मैं आपको समझाता हूँ, आपको करना अगला स्टेप क्या लेना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे अच्छे से गौर से समझेंगे। हम बात कर रहे हैं ए ओ बी, ये एंगल हमको चाहिए। ओके, अरे हम्म कौन चाहिए? ए ओ बी, ये एंगल चाहिए ना मेरे भाई, ये एंगल यानी कि 2+3 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि 4 एंगल को भी हम 3 में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे और 1 एंगल को 2 में प्रयास करेंगे। कैसे कर सकते हो? देखिए हम एंगल 1 को, चूंकि हम जानते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 लिख सकते हैं। वेरी गुड, एंगल 2 ऑलरेडी है ही। अब एंगल 3 को क्या करेंगे? एंगल 3 चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए मेरे भाई? 2 क्यों चाहिए? क्योंकि 2 और 3 मिलके यानी कि हमको प्रूव करना है 90 डिग्री, है ना? ये इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एंगल 3 को रहने ही देंगे, एंगल 4 को किस में कन्वर्ट करेंगे? एंगल 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो जहाँ पे 4 है तो वहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल टू यानी कि एंगल 2 तो क्या हो जाएगा? 2 एंगल 2 हो जाएगा। सेम दैट यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 2 एंगल 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से थोड़ा हम यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा कितना? 180 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा? 2 कट के कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। हाँ, यही चीज हमको प्रूव करना था। नॉर्मली आपको ऐसे लिखना नहीं है, पूरा चीज को लिख दीजिए। ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 को कैसे लिखेंगे? एंगल 2 को हम लिखेंगे बी ओ सी, यही लिखेंगे ना ये एंगल को। ये एंगल, ये वाला एंगल, ये 2 एंगल को कैसे लिखेंगे? बी ओ सी लिख दीजिए। यहाँ पे लिखे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल 3 को क्या लिखेंगे? सी ओ ए लिख दीजिए, ए ओ सी। ए ओ सी इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा मेरे भाई? ए ओ बी बन जाएगा। अब देख लो भाई, ये एंगल और ये एंगल मिलकर क्या बन जाएगा? ए ओ बी बनेगा। 100% ए ओ बी बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो बाकी हम आगे क्लास भी नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्वेश्चन ले लेंगे, 11 और 12। सॉरी, 2 क्वेश्चन, इससे क्या 9 है ना? 10 देख लेते हैं। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की फिर यहाँ पे गलती है, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच है के बीच का कोण, ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। चलिए बढ़िया, समझते हैं इस क्वेश्चंस को। ये भी क्वेश्चंस समझना है, बाकी आसानी है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, बहुत बढ़िया, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। चलिए बढ़िया, हम पहले बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिया हमने, एक वृत्त बनाया, बहुत अच्छा। इसका केंद्र ले लिया, ओ केंद्र ले लिया, बहुत बढ़िया। स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से, चलो बढ़िया, बाह्य बिंदु तो पहले बना ले भाई। स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु
को मिलाने वाली रेखाखंड। एक मिनट, समझते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा धीरे से देखेंगे, समझेंगे अच्छे से। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण बीच का कोण, ठीक है, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर, साफ साफ कह दिया, केंद्र पर आंतरिक कोण का क्या होता है, संपूरक होता है। वेरी गुड। यानी ये कोण की बात पूछ रहा है कि ये कोण और ये कोण मिलकर कितना होगा, ये संपूरक होगा। संपूरक, और हम जानते हैं कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसको हम संपूरक कोण कहते हैं, यानी कंप्लीमेंट्री, सॉरी सप्लीमेंट्री। और जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री का मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो फिर से मेरे भाई ये कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर, यानी वृत्त पे स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है, उस स्पर्श बिंदु से खींचा गया केंद्र पर उसके कोण का क्या है ना, संपूरक है ये। यानी कि ये कोण मिला के, अगर इस कोण का नाम 1 दे दे, इसका काम नाम 2 दे दे, ये दोनों मिला के कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम चीजों को देखते हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा मेरे भाई, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अब ये मत पूछेगा सर ये कैसे बनेगा, ये इसलिए बनेगा और ये ऐसे बनेगा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यीय स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इसलिए 90 डिग्री, यहाँ पे भी वही। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये चीज हम जानते हैं। ओके, नब्बे डिग्री। अब ये सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब अगर इसका नाम हम ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 180। अब बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यही चीज़ हमको प्रूफ भी करना था। देखिए कुछ ना मैंने किया, ये चीज़ आपको लिखना होगा। जो भी चीज़ है यहाँ पे इसका नाम दे दीजिएगा, कोई बिंदु P है, इसका नाम A दे दीजिएगा, इसका नाम B दे दीजिएगा। और ये चीज़ आपको कह रहा है, सिंपल सी बात है। देखिए फिर से मैं आपको पढ़ के सुना, तो सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, देखिए मैंने स्पर्श रेखा खींच दिया किसी बाह्य बिंदु से, क्योंकि ये बाह्य बिंदु का काम कर रहा है, के बीच का कोण, ठीक है, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तो यही है मेरे भाई, द्वारा, रेखाखंड द्वारा अंतरिक यानी केंद्र पर अंतरिक कोण, यानी कि केंद्र पर अंतरित कोण, यानी केंद्र पर अंतरित कोण तो यही होगा, ये दोनों स्पर्श रेखा को द्वारा, यानी यहाँ स्पर्श बिंदु से जो रेखाखंड होगा, कोण संपूरक होता है। क्या होता है, दोनों कोण संपूरक होता है, यानी कि दोनों को मिला के कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। संपूरक का मतलब यही होता है। बाकी ये चीज़ों को बहुत अच्छे से आप लिखेंगे और इसको बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, 1 + 2 + ये इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। बाकी देख लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों को ये किया और ये 1 + 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव करना था, यही करना था ना, हाँ यही आपको हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन समझाया, ये आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को समझने में डाउट रहा होगा या दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं उस मैसेज का रिप्लाई वीडियो के जरिए जरूर दूंगा और बताने का प्रयास करूंगा। साथियों जो पीछे हो गया उसको हम याद नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा कंटेंट अच्छे से रेडी नहीं था, जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन में क्लास नहीं ले पा रहा था। अगर आपको कोई भी क्लास, यानी मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स में अगर कोई भी चैप्टर पर अगर आपको कोई भी चैप्टर का अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं आपके लिए अवेलेबल कराने का प्रयास करूँगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, और हम आपको ऑब्जेक्टिव लेके मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला वो मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद जैसे हमारे पास जो समय रहेगा, जो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए कराने के लिए, वो मैं पूरा प्रयास करूंगा। 2023 में सच में मैं आप लोगों का साथ नहीं दिया, जो आपके छोटे भाई बहन होंगे मैं उनके लिए ज़रूर मेहनत करूंगा, क्योंकि मेरा ये सपना है कि मैं
सच में बिहार में जितने भी बच्चे हैं मैं उन तक पहुंचूं, उन तक एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराऊं। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। हेलो।